गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज नई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पिछले टॉपिक में हमने नमक के बारे में पढ़ा था। साल्ट कई तरह के होते हैं जो हम खाते हैं, इसके अलावा प्रबल, अम्लीय साल्ट, क्षारीय, और एक डेफिनेशन रह गई थी बीच में, भाई याद आ रही है थोड़ी सी, तो बता देता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छूट गई थी वो। एक आपका बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में भी इसको बफरी बोलते हैं, यानी कि बफर विलियन। तो ये क्या होता है कि ऐसे दो पदार्थ होते हैं, ऐसे दो पदार्थ जिनका पीएच अगर हम थोड़ा थोड़ा उनको उनके अंदर पदार्थों के अंदर भी अगर चेंज भी कर देना, अगर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर दे तो भी उनके पीएच में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। जैसे मान लो आपके पास है, एक तो होती है देसी खांड होती है भाई हमारी, ठीक है, देसी खांड होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। और एक होता है आपके पास बूरा, जिसको सामान्य भाषा में हम मिठा भी कह देते हैं। बिल्कुल उसके अंदर कोई दाना नहीं होता, वो उस तरह का जो होता है वो नमक के जैसे होता है, बिल्कुल मीठे सोडे की तरह, तो उसको बोलते हैं बूरा। तो इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस करने पर भी उनके पीएच वैल्यू में कोई भी डिफरेंस ना आए, तो ऐसे विलियन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। कई बार वन लाइनर में आ जाता है बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो पीएच में चेंज करने पर कोई डिफरेंस ना आए, ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये देखो आप CH3COOH, ठीक है, एवं CH3COONA। तो ये जो दोनों पदार्थ है ना, एसिटिक एसिड और CH3COONA, सोडियम एसिटिक इस तरह का, तो इनके अंदर कोई भी पीएच के अंदर चेंज नहीं आता, इनका पीएच दोनों का जो है वो समान ही है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं आपके, उनको हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बफर सॉल्यूशन। जैसे आपकी रोटी है और पूरी है, उनके अंदर थोड़ा सा चेंज हमने कर दिया लेकिन कोई फर्क नहीं आया, तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ये छोटी सी रह गई थी तो वही इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है, रेडियो एक्टिविटी, जो हमने आज स्टार्ट करना है, रेडियो एक्टिविटी। देखिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको बार बार बताया गया है कि जो भी आपके परमाणु बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, इस तरह के जो भी बम होते हैं, तो वो जब भी फटते हैं ना, तो वहां पे विस्फोट तो होता है कम, लेकिन जो उनका प्रदूषण निकलता है वो ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो उस प्रदूषण जो होता है आपका हानिकारक प्रदूषण, उससे जो फैलने वाले दुष्परिणाम है, उससे जो सांस की समस्याएं होती है, शरीर में जो समस्याएं होती है, एलर्जिक समस्या होती है, या और कई तरह की समस्याएं जो जन्म लेती हैं, तो उसको रेडियो एक्टिविटी, उसको कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से आपकी हानिकारक किरणें निकलती हैं, हानिकारक लाइट निकलती है, हानिकारक धूल मिट्टी के कण वगैरह निकलते हैं, तो उनको मिला करके बोला गया रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जब भी आपका कोई परमाणु बम फटेगा ना, परमाणु बम, मान लो ये इस एरिया में फटा है, इस एरिया में यहाँ पे, ठीक है, तो ये इतने एरिया को लगभग कवर कर जाएगा। इसके जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ से लेके इतने एरिया में पूरी तरह से फैल जाएंगे, और इस एरिया में रहने वाली जो भी जनता है, जो भी पब्लिक है, उसके लिए इतनी समस्याएं भयंकर खड़ी हो जाएंगी कि उनका यहाँ पे जीना दुभर हो जाता है, ठीक है। और जो आपको एग्जैक्ट बताएं तो अशांत धातु, अशांत धातु को ही रेडियो एक्टिव धातु कहा जाता है। अशांत धातु, एक तो होती है शांत धातु आपकी, ठीक है, लो है, पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कभी जंग लगेगा। एक होती है आपकी अशांत धातु, ठीक है। अशांत धातु अगर रखोगे, जैसे सोडियम है, वो शांत है, जब तक उसको केरोसिन, डीजल, पेट्रोल में रखेंगे सोडियम को, तो वो शांत धातु के रूप में रहेगी। लेकिन जैसे ही उसको निकालो, केरोसिन से निकाल के मिट्टी के तेल से उसको डालो पानी में, अगर वो ना भड़क जाए तो, ठीक है, इतनी भड़केगी भयानक रूप से, कहीं आपको यहाँ लगेगा छिट्टा, उसका थोड़ा सा टुकड़ा आपको यहाँ लगेगा, क्या पता कहाँ घुस जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी अशांत हो जाती है। तो ऐसी धातु जो अशांत है वो होती है आपकी रेडियो एक्टिव धातु। सबसे जो खतरनाक जो अशांत धातु होती है वो होती है आपकी यूरेनियम, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा भी गुस्सा दिलाओगे तो ये इतनी भयंकर रूप से भयानक रूप ले लेगी कि आपका तहस नहस कर देगी, जनजीवन अस्त व्यस्त कर देगी, ठीक है। और इसके परिणाम जो है अशांत धातु के, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं।
3000 सालों तक इसका लगभग परिणाम रहता है, 3000 वर्षों तक इसका दुष्परिणाम बना रहता है जहां पर ये फैलती है। वैसे तो ये बहुत काम की होती है संत धातु, जैसे यूरेनियम है। अगर आप इस पेन के जितनी सिर्फ इतनी ही यूरेनियम लेंगे ना, तो आपको 100 ट्रक कोयला जलाने इतनी ऊर्जा ये दे देगा। अगर आपने इतने पेन के बराबर यूरेनियम का टुकड़ा ले लिया, तो आपको 100 ट्रक कोयला जला दोगे, उतनी ऊर्जा ये अकेला दे देगा। ठीक है, यूरेनियम जो धातु है, अगर ये एक पेन के बराबर ले, तो ये 100 ट्रक कोयला जलाने के बराबर ऊर्जा आपको दे देता है। लेकिन इनको जो परफॉर्म किया जाता है ना, इससे बिजली बनती है यूरेनियम से खास करके, तो इनको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बंद रखा जाता है। उसके बारे में आपको आगे पढ़ा जाएगा। तो इतनी खतरनाक होती है यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ क्या है? यूरेनियम है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो सोना चांदी मत दो, उसको थोड़ा सा क्या करो, यूरेनियम दे दो, इतना सा। ठीक है, वो खुद तो भड़केगा, दूसरों को भी लेके भड़क जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूरेनियम देखिए, उसको ऐसे रखेंगे ना, खुद तो भड़केगा, वो उसको भड़का देगा, और जो उसके आसपास है उनको सबको भी वो भड़का देगा। इतना खतरनाक होता है यूरेनियम। तो इसको कभी भी अशांत नहीं करना। अगर आपको कहीं यूरेनियम दिखे, पीले रंग का पदार्थ होता है, ये पीले से रंग का पदार्थ होता है, तो कभी भी इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो आपकी जीवन को ये तहस नहस कर देगा। ठीक है फिर भी अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिस एरिया में देखिए यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सारे के सारे क्या आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ। अगर किसी भी एरिया में आपको ये दिखे, वैसे तो इसको बहुत ज्यादा दूर, पहुंच से दूर रखा जाता है, बड़ी बड़ी जो आपके रिएक्टर होते हैं ना, वहां पे रखा जाता है। लेकिन फिर भी आपको कहीं दिख जाए, आपके घर के आसपास कहीं ऊपर से गिर जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस एरिया में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, आपके शरीर के आर पार निकल जाते हैं, जबकि आपको दिखेंगे भी नहीं। तो जिस एरिया में ऐसा प्रदूषण हो, तो उस एरिया में आपको या तो आप खाएंगे पोटाशियम आयोडाइड, या तो आप पोटाशियम आयोडाइड खा करके, या फिर उस एरिया में बोरिक एसिड का छिड़काव करके इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपका एटम बम कहीं फटेगा ना, और फिर वहां पे इतना पोल्यूशन फैल जाएगा कि आपकी जिंदगी आपको अपने हाथों से फिसलती हुई नजर आएगी। तो उस एरिया में क्या किया जाता है, बोरिक एसिड का छिड़काव करते हैं, ताकि वहां के जो भी प्रदूषण है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है इसके बाद आता है जो ये होते हैं ना, ये मान लो यूरेनियम है, जैसे जो भी आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो भी आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, हम यूरेनियम को लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक जो तत्व है ये यही है। ये क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा किरण या कण, आपके रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा और गामा कण छोड़ते हैं। और इनमें से सबसे खतरनाक कण होता है गामा। सबसे खतरनाक कण कौन सा होता है, आपका गामा कण होता है। ये क्या करेगा, आपके शरीर के आर पार हो जाता है, आपके शरीर के आर पार ये हो जाता है। ठीक है, भेज देगा आपके शरीर को, और आपकी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बिगाड़ता है। सबसे पहले तो ये, अगर आप सही सलामत है ना, तो नेक्स्ट जो आपका बर्थ होगा, आपके बच्चे का जन्म होगा, तो उसमें एक आंख गायब मिलेगी पहले से ही। ठीक है, अगर आपके दोनों हाथ सही सलामत है, तो उनके दोनों हाथों की कूणी को बिगाड़ देगा, या आपका एक घुटने को बिगाड़ देगा आपके आने वाले जनरेशन में। तो ये सबसे खतरनाक होता है, पढ़ लेता है ये पढ़ा लिखा होता है भाई। गामा जो किरण है ना, गामा कण, ये पढ़े लिखे होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं ये। अगर किसी को क्लास लेने तो इनके पास भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ के और उसी को बिगाड़ना स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो नस्ल को खत्म कर देता है ये। इसके बाद और इनका इफेक्ट तो आपको बता ही दिया, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनका इफेक्ट होता है लगभग 3000 सालों तक। 3000 सालों तक इनका इफेक्ट बना रहता है। जापान के 2 शहर थे, किस किस को पता है जापान के किन 2 शहरों में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, तो जापान के 2 शहरों पे
परमाणु बम गिरा गया था, जिसके इफेक्ट आज भी देखने को मिलते हैं। आज भी जो वहां पे बच्चे पैदा होते हैं तो वो विकलांग अपंग इस तरह से पैदा होते हैं। कौन से थे वो? हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर थे जापान के, जहां पे बम गिरा दिया गया था। एक को नाम दिया गया था, जो पहला बम गिरा था उसको दिया गया था लिटिल करके था कुछ, लिटिल, और एक का नाम था फैटमैन। ठीक है, एक का नाम था फैटमैन। तो ये दो बम गिराए गए थे, एक छह को गिरवाया गया था और एक फैटमैन गिरा गया था। दो बम गिराए गए थे। ठीक है, तो आज भी जहाँ ये जनरेशन जो पैदा होते हैं, बच्चे, जीव, जानवर, जंतु, पक्षी, सब के सब विकलांग पैदा होते हैं, उनके शरीर पूरी तरह से ठीक अभी नहीं हुए हैं। तो इसके बाद आपका आता है हेनरी बैकरल ने अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकरल ने करी थी। अल्फा बीटा और गामा, हेनरी बैकरल नाम का साइंटिस्ट था, इसने इनकी खोज करी थी, अल्फा बीटा और गामा किरणों की। इसने क्या बताया था? ये बताया था कि जो इसने ना इनकी खोज करके और इनके ऊपर फिर अध्ययन किया था। पहले तो खोज कर दी, इसको मिला कि कुछ ना कुछ है मेरे पास, कुछ ना कुछ नई चीज मिली है। अच्छा, इसके दुष्परिणामों का इसको भी नहीं पता था, इसलिए ये खुद ही इन पर सर्च करते करते और इनके बारे में बता के लिख के ये खुद ही निपट गया था। ठीक है, नहीं तो और कुछ टाइम और निकाल सकता था। तो इसने क्या किया था? इसने एक प्लेट ली थी, अल्फा कण, एक प्लेट ली, ये लिया एक कंटेनर इसने। ठीक है, इसके अंदर ली एक प्लेट, इधर ली पॉजिटिव चार्ज की प्लेट और इधर ली नेगेटिव चार्ज की प्लेट। इधर कोई चार्ज नहीं था, सीधा था। अब इसने क्या किया? इसमें जनरेट किए, इसमें क्या किया? रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, इसमें से कुछ निकले अल्फा कण। ठीक है, तो अल्फा कण निकलते ही इधर की तरफ भाग लिए। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस तरह से आप समझ गए किधर अट्रैक्ट हो रहे हो, जो कि गलत रास्ता है। तो जो पॉजिटिव कण थे, अल्फा कण जो था वो कैसा चार्ज लिए रहा था? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो रहा था। जो आपका बीटा कण था वो था आपका नेगेटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बीटा कण किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्लेट आपकी उसकी तरफ जाएगा। और गामा जो कण था ना आपका, वो सीधा निकल गया। इसका मतलब ये उदासीन है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए सीधा निकल गया। और सबसे खतरनाक भी यही होता है, आपको सीधा डायरेक्ट भेज के सीधा ही निकल जाएगा, इधर मुड़ेगा नहीं ना इधर मुड़ेगा, इसको कोई मतलब नहीं है आपके शरीर में कोई चार्ज है या नहीं है, सीधा निकल जाएगा आपको भेद करके। ठीक है, तो हेनरी बैकरल ने करी थी अल्फा बीटा और गामा कणों की खोज। उसके बाद आता यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, सब रेडियो एक्टिव बता दिए हैं। अब ये रेडियो एक्टिव होते क्यों है? रेडियो एक्टिव ये होते क्यों है? रेडियो एक्टिव होने का इनका कारण खास क्या है कि जो इनका नाभिक होता है ना, यूरेनियम का नाभिक है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में। एक नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन कम होते हैं। तो ज्यादा न्यूट्रॉन होने के कारण, न्यूट्रॉन तो वैसे भी भारी होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो भार होता है, तो ज्यादा जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा भार हो जाएगा, और भार होने के कारण वो टूटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई चीज भारी है अगर, तो वो टूटने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके ऊपर से इसके ऊपर न्यूट्रॉनों को, इसके ऊपर से और न्यूट्रॉन इसके ऊपर पटके जाए, एक इधर से मार दिया, एक इधर से मार दिया न्यूट्रॉन, इधर से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में टकरा करके क्या हो जाएंगे? ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है भड़क जाएगा, इसको गुस्सा आ जाएगा कि भाई क्यों मेरे ऊपर इतने बार बार न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन फेंके जा रहे हो। तो ये क्या करेगा? ब्लास्ट हो जाएगा, और जो रेडियो एक्टिव गुण है उसके कारण ये अल्फा बीटा और गामा कण निकाल देगा। ठीक है, जो कि आपके लिए फिर वो आपसे बदला लेंगे कि आपने हमें क्यों जगाया है। तो ज्यादा न्यूट्रॉन होने के कारण ही कोई पदार्थ रेडियो एक्टिव होता है, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कम है तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। और किसी भी पदार्थ को रेडियो एक्टिव होने के लिए, रेडियो एक्टिव होने के लिए
न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या वो 1.5 गुना होनी चाहिए प्रोटॉन की। ठीक है, अगर प्रोटॉन की संख्या आपकी 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1.5 होनी चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या के 1.5 गुना होना चाहिए। अगर आपके 4 प्रोटॉन है तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव कब हो जाएगा, अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 का 1.5 गुना। ठीक है, अगर किसी नाभिक के पास, अगर किसी पदार्थ के नाभिक के पास आपके पास 10 प्रोटॉन है तो ये पदार्थ किस स्थिति में आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा, जब इसके पास 15 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ का रेडियो एक्टिव होने के लिए उसको उसके न्यूट्रॉनों की संख्या आपके प्रोटॉनों की संख्या के 1.5 गुना होना जरूरी है। ठीक है, तो इस बारे में आगे बात करेंगे, और भी रहता है भी ये, तो बाकी की बात बाद में करेंगे। अब आपको इसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से अल्फा कण निकलते हैं और अल्फा कण का वेट किसके बराबर होता है। एक अल्फा कण निकलेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 निकलेंगे तो कैसे हो जाएगी, समस्थानिक समभारिक वगैरह के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। अगर आपको ये चीजें सारी समझ में आई है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।